हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। जो स्टूडेंट यूपीपीएससी आरओआर और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं और ये क्वेश्चन आपके होंगे जर्नल स्टडीज के। जर्नल स्टडीज के हम क्वेश्चन करने वाले हैं और ये क्वेश्चन में आपको हर तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूंगी ताकि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उससे और भी क्वेश्चन आपके बन जाए। एंड तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन हर वैरायटी के हैं, हर तरीके के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं, रैपिड तरीके से आज के क्वेश्चन करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेने वाले हैं। एंड तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और अगर आप लोगों को आज की क्लास पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको पता है कि 2024 का पेपर है जो आपका 2025 में होने वाला है। इस वजह से हमने थोड़ा सा 2023 के भी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। आई होप हो सकता है ना भी आए लेकिन फिर भी कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए वैश्विक राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया? अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर या फिर रिकी पॉन्टिंग। तो देखिएगा, आपको दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन दिखेंगे और यहाँ पे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आप सभी लोग मेरे साथ साथ आंसर करते जाएं। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे राइट आंसर की, राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? सचिन तेंदुलकर, ठीक है। इसमें हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि 2023 का है, इसलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? मतलब जो अशोक के अभिलेख है उनमें से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिएगा, ऑप्शंस क्या हैं? तृतीय मुख्य शिलालेख, बी है द्वितीय मुख्य शिलालेख, सी है नौवां मुख्य शिलालेख और डी है प्रथम स्तंभ अभिलेख। तो देखिएगा क्वेश्चन, बताइएगा आंसर क्या होगा। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो यहाँ अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे राइट आंसर आप सभी का क्या होने वाला है? ऑप्शन बी, यानी आपका द्वितीय मुख्य शिलालेख। और इसके साथ साथ आपका जो 13वां शिलालेख है, कौन सा? 13वां शिलालेख में दक्षिण भारतीय के आपके चोल, पांड, ठीक है, और सतीपुत्र और केरल पुत्र सहित ताम्रपर्णी की सूचना हमें मिलती है, ठीक है। तो अशोक के जो 13वें शिलालेख है इसमें कलिंग युद्ध का भी उल्लेख है। कलिंग युद्ध आप जानते हैं, जिसके बाद से जो अशोक हैं उन्होंने युद्ध करना ही बंद कर दिया क्योंकि उसमें काफी बड़ा नरसंहार हुआ था, कई लोगों की जान गई थी, बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व थे। तो यहाँ पे उस नरसंहार को देखते हुए उन्होंने मतलब तय कर लिया था कि अब इसके बाद हम युद्ध नहीं करेंगे, तो वो आखिरी युद्ध उनका कलिंग युद्ध ही था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस स्थल में से 200 संस्कार यानी डबल बेरियल का प्रमाण मिलता है? 200 संस्कार का प्रमाण मिलता है, ये आपसे पूछा गया है। कुंताशी, धौलावीरा, लोथड़ या फिर कालीबंगा। बताइएगा आंसर क्या होगा आप सभी लोग। तो यहाँ अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी लोथड़। लोथड़ आप जानते हैं गुजरात में है। तो गुजरात से प्राप्त अवशेषों में मुख्य जो हैं वो आपका 3 युगल समाधियां हैं, ठीक है, 3 युगल समाधियां। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बंदरगाह है। बंदरगाह के अलावा अगर हम बात करें तो आपका धान है, बाजरे का साक्ष्य है, फारस की मोहर है, घोड़े के लघुमण मूर्ति हैं। ये सब आपका कहाँ से है? यहाँ से मिला। वहीं अगर हम बात करें तो जो लोथड़ है वो किस नदी के किनारे? भोगवा नदी। कई बार पूछा जाता है, याद रखेंगे, भोगवा नदी, ठीक है। और इनकी खोज 1955 में किसने की है? रंगनाथ राव ने की है। रंगनाथ राव ने किया है, ठीक है। आई होप आपने कुछ अगर पढ़ा भी होगा तो एक तरीके से ऐसे क्वेश्चन करने से आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचा करिएगा कि हमें पता है इस चीज के बारे में तो हम बार बार नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ने से रिवीजन ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है। वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है एक बटाना से, बोगज कोई से, बेबीलोन से या फिर बिसोटून से। तो बताइएगा जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। ऑप्शंस आपके नीचे दिए हुए हैं, आप बताइएगा कहां से।
तो यहाँ अगर हम बात करेंगे राइट आंसर की, सो राइट आंसर आपका होगा बोगज कोई से। ठीक है, तो यहाँ पे एशिया माइनर स्थित बोगज कोई में जो 14वीं सदी ईसा पूर्व के कुछ ऐसे अभिलेख मिले हैं जिसमें ऐसे राजाओं को उल्लेख है जिसके नाम आर्यों जैसे थे, जिसके नाम कैसे थे, आर्यों जैसे थे, और संधियों के साक्षी और अच्छा के जो इंद्र हैं आपके, इंद्र हो गया, मित्र हो गया, वरुण हो गया, नासत्य हो गया, इन देवताओं का आवाहन करते हुए इन्हें वर्णित किया गया है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? शेरशाह सूरी, अकबर, बाबर या फिर शाहजहां। सो ये क्वेश्चन रैपिड तरीके से हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा समय इसमें नहीं ले रही हूँ। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़े। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा मुझे और समय मिले तो जो वीडियो है उसको पॉज करके आराम से क्वेश्चन पढ़ के आप आंसर दे सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे राइट आंसर की, सो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? शेरशाह सूरी। ठीक है, तो शेरशाह सूरी का आप याद रखिएगा 1500 आपका 38 से लेकर 45 तक के जो मध्य हैं, ठीक है, मध्य मतलब बीच में, तो दिल्ली की पुराना किला जिसे हम किला ए कुन्हा भी कहते हैं, इसका निर्माण किया गया। ठीक है, किला ए कुन्हा, दिल्ली के किले को हम किला ए कुन्हा भी कहते हैं। नेक्स्ट है शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? पुणे में, कोल्हापुर में, रायगढ़ में या फिर अहमदनगर में? तो पूछा गया है कि शिवाजी का छत्रपति जी के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? बताइएगा आंसर क्या होगा। तो यहाँ ऑप्शन जो आपका सी है रायगढ़, ये आपका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, तो शिवाजी का छत्रपति जी के रूप में राज्याभिषेक 5 जून 1974, 5 जून 1674, सॉरी 1674, 1974 नहीं। ठीक है, तो 1674 में रायगढ़ के किले में हुआ था और तत्कालीन समय के जो बनारस के महान पंडित हैं विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट, उनको गंगा भट्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो गंगा भट्ट ने उन्हें छत्री घोषित करते हुए उनका क्या किया था? राज्याभिषेक किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन सा अफगान मूल का था? खिलजी, तुगलक, सैयद या फिर लोदी? देखिएगा और बताइएगा आंसर क्या होगा। तो सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल का था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करें सो ऑप्शन डी यानी लोदी, ये आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इनके अनुसार जो बहलोल लोदी, आप बहलोल लोदी का काल जानते हैं 1451 से 1489 तक। ठीक है, फिर सिकंदर लोदी 1489 से 1517 और फिर इब्राहिम लोदी लास्ट में आता है 1517 से 1526। इस तरीके से उनका कार्यकाल चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन डी लोदी, मैं एक बार अगर चाहें तो मैं लिख भी सकती हूँ। तो बहलोल लोदी का देखिएगा, बहलोल लोदी का जो है 1451 से 1489। वहीं अगर हम बात करें सिकंदर लोदी की, ठीक है, तो सिकंदर लोदी की बात करें तो 1489 से आपका क्या हो गया? 1517। वहीं अगर हम लास्ट में बात करें इब्राहिम लोदी, ठीक है, तो पानीपत का युद्ध आप जानते हैं 1526 में हुआ, तो 1517 से लेकर 1526। ठीक, चलिए सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? आराम शाह, बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है नीचे। बताइएगा कि किन सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी, ये आपको बताना है। तो यहाँ देखिएगा अगर हम यहाँ राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर आप सभी के लिए क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ अगर हम बात करें राइट आंसर की तो दिल्ली सल्तनत काल के शासकों में सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने क्या किया था? दिल्ली की मतलब जो सल्तनत की राजधानी बनाया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन जो सी है इल्तुतमिश, ये सही है। तो इल्तुतमिश बगदाद के खलीफा को 1229 में, ठीक है, एक नाम है याद रखिएगा, खिलअत नाम है। ठीक है, सो खिलअत का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ जिससे इल्तुतमिश वैध सुल्तान और दिल्ली स्वतंत्र राज्य का क्या बन गया? राजा बन गया, शासक बन गया। ठीक है,
तो यहाँ पे रहा। और नेक्स्ट देखते हैं, बहमनी राज्य स्थापित हुआ था 15वीं सदी ईस्वी में, 14वीं सदी ईसा पूर्व में, या फिर बात करें 13वीं एडी में, या फिर 16वीं एडी में। तो देखिएगा, बताइएगा बहमनी राज्य स्थापित हुआ था। तो यहाँ अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आप सभी क्वेश्चन देखें और बताएं आंसर क्या होगा। तो यहां अगर हम बात करें राइट आंसर की, सो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, यानी 14वीं सदी ईस्वी, यानी एडी में। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा। तो जफर खान, जिसे हम हसन गंगू नाम से भी जानते हैं, तो उन्होंने एक सरदार को 1347 में, ठीक है, 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके वो सिंहासन पर बैठा और बहमनी साम्राज्य की क्या रखी, नींव रखी। उसने गुलबर्गा को भी अपने नव स्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया। उसका नाम क्या रखा है सानाबाद रखा था। क्या रखा था, सानाबाद रखा था। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, आपके काम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? मुल्ला शेरी, अबुल फजल फैजी, या फिर अब्दुल कादिर बदायूं। तो किसने रामायण का अनुवाद मतलब फारसी भाषा में किया, ये आपसे पूछा गया है। बताइएगा आंसर क्या होगा। सभी स्टूडेंट जल्दी से आंसर दीजिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी अब्दुल कादिर बदायूं। ठीक है, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो अकबर के शासन काल में जो बदायूं हैं, उन्होंने रामायण का, और राजा टोडरमल ने भगवत पुराण का, इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का, और फैजी ने गणित की पुस्तक, ठीक है, लीलावती का। मैं सबके अगर नाम लिख दूंगी तो आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, रुको मैं सबके नाम लिख देती हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा, कभी कभी हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन पूछ ले ना, तो आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने बदायूं का पढ़ ही लिया रामायण। ठीक है, वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें राजा टोडरमल की अगर हम बात करें, तो इन्होंने किसका किया है, भागवत पुराण का किया है। ठीक है, अगर हम बात करें इब्राहिम सरहिंदी की, सरहिंदी लिख देती हूं मैं, ठीक है, समझ जाइएगा। तो इब्राहिम सरहिंदी ने किसका किया है, अथर्ववेद का। आप जानते हैं 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें जादू टोना वगैरह, तंत्र मंत्र वगैरह के बारे में है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो फैजी की अगर बात करें, तो फैजी ने गणित की पुस्तक लीलावती का। और वहीं अगर हम बात करें आपके अब्दुल रहीम खान लिख देते हैं। ठीक है, इन्होंने तुजुक ए बाबरी का, और मौलाना शाह मोहम्मद साहबादी ने कश्मीर के इतिहास राज तरंगड़ी का क्या किया था, फारसी भाषा में अनुवाद किया था। किसने किया था, ये साहबादी है, मतलब शाह मोहम्मद साहबादी, ये नाम है उनका, राज तरंगड़ी का किया था। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, रामायण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? ठीक है, किससे एक सेकेंड, थोड़ा सा, किससे जुड़े हुए थे? साधना समाज से, अनुशीलन समिति से, अभिनव भारत से, या फिर स्वदेश बांधव समिति से। तो क्वेश्चन देखिए, बताइए कि वरिंद्र घोष किससे जुड़े हुए थे? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन बी, अनुशीलन समिति से। तो अनुशीलन समिति की स्थापना मूलतः पंडित मित्र और पुलिनदास द्वारा की गई थी। वरिंद्र जो आपके घोष हैं और भूपेंद्र नाथ दत्त, ठीक है, तो इनके सहयोग से 1907 में कलकत्ता में क्रांतिकारी संगठन के रूप में अनुशीलन समिति का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? एमजी रनाडे, अनंत पटवर्धन, जीके गोखले और बीजी तिलक। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था, ये आपसे पूछा गया है, जिसे हम कहते हैं भारत सेवक मंडल। क्या कहते हैं हिंदी में? भारत सेवक मंडल, हिंदी में भी लिख देती हूं।
भारत सेवक मंडल। ठीक, तो यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले यानी आपका जो है GK गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इन्होंने 1905 में पूना में किया था, ठीक है, पूना में, और जिसका उद्देश्य क्या था कि भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना और संवैधानिक ढंग से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहित करना, ये सब। चलो, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी, बंगाल प्रेसिडेंसी में, आगरा में, मुंबई प्रेसिडेंसी में या फिर मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ बात करें राइट आंसर की, सो ऑप्शन डी मद्रास प्रेसिडेंसी में, ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी में, ठीक है। तो इसके अंतर्गत तमिलनाडु के 12 महल जिले में अंग्रेजों द्वारा जो भू राजस्व संग्रहण है उसके लिए लागू की गई थी, और इस व्यवस्था के जो जन्मदाता हैं वो हैं टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड भी हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ कि ये जो व्यवस्था है ये पूर्वी बंगाल, मुंबई के कुछ हिस्से हो गए, असम हो गया, कुर्ग यानी कर्नाटक, इन सब जगहों पर क्या हुआ था, लागू की गई थी। और इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि ब्रिटिश भारत का 51% क्या हुआ, हिस्सा सम्मिलित था। याद रखेंगे, इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एक्स्ट्रा आपकी इंफॉर्मेशन है ये आप जरूर कलेक्ट किया कीजिए, क्योंकि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं आपको हेल्प जरूर करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन सा नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ है, ठीक है। तो बताइएगा वो कौन से हैं नेता, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल या फिर राजेंद्र प्रसाद। एक बार फिर से क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए कि जो अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में कौन सा नेता कभी भी सम्मिलित नहीं हुआ है। सो यहाँ पे आपको बताना है कि वो नेता कौन सा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो राइट आंसर होगा महात्मा गांधी जी, ठीक है। ऑप्शन जो बी है आपका महात्मा गांधी जी, ये है आपके क्या है, राइट आंसर है। तो अगस्त 1947 में आपका जो स्वतंत्रता दिवस के लिए समारोह था उसमें गांधी जी ने हिस्सा नहीं लिया। रीजन क्या था इसका कि भारत पाकिस्तान के विभाजन से जो अजीब से हालात उत्पन्न हुए थे उससे थोड़ा वो व्यथित थे, और उस समय वो पश्चिम बंगाल में थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा सॉरी, निम्नलिखित में से किसने 1904 ईस्वी में लगातार भारत को सुशासन दिए जाने पर बल दिया, SN बनर्जी, अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता या फिर दादा भाई नौरोजी। तो देखिएगा, बताइएगा आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 15 है आपके सामने, और इसका अगर हम राइट आंसर की बात करें तो तो यहाँ पे देखो आंसर सही होगा दादा भाई नौरोजी, ठीक है। ऑप्शन जो डी है वो आपका राइट आंसर है। तो यहाँ थोड़ा सा याद रखेंगे कि 1904 में, ठीक है, इन्होंने भारत को सुशासन देने पर बल दिया। किसकी बात कर रही हूं मैं, दादा भाई नौरोजी जी की। 1906 में दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। याद रखिएगा किसने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम बार प्रयोग किया था, 1906 में दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। तो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है, अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट। यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी ये मैं करेक्ट कर देती हूँ, ये क्या है आपका अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक। अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर BR अम्बेडकर, काशीराम या फिर राजा राम मोहन रॉय। अब बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट। तो यहाँ पे आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसका सही उत्तर है। यहाँ पे बात करें तो 15 मई 1936 में, ठीक है, ये पुस्तक सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, हॉट कांग्रेस एंड गांधी, हेविन टू बी अनटचेबल, ये और भी एक्स्ट्रा पुस्तकें हैं, ये भी लिखी गई थी। चलिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है, असहयोग आंदोलन,
नमक सत्याग्रह है, बारडोली सत्याग्रह है, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? तो किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइएगा आंसर क्या होगा। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट पे। ठीक है, चलिए। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ईयर 1936, 1937, 1938 या फिर 1939 में? देखिएगा और बताइएगा कि कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ अगर हम बात करें राइट आंसर की, सो राइट आंसर आपका क्या होगा, 1939 में, ऑप्शन जो डी है ये आपका सही है। तो त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से उन्होंने त्याग पत्र देने, ठीक है, आप जानते हैं कि जो कांग्रेस की अध्यक्षता है उनसे त्याग पत्र देने के बाद जो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, और यह संगठन वामपंथी विचारधारा पर आधारित था। किस पर? वामपंथी विचारधारा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू ने के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? सो आपका है जुलाई 1946, अगस्त 1946, सितंबर 1946 और अक्टूबर 1946। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका ईयर सेम दे देंगे, आपका जो मंथ है वो चेंज कर देंगे। सो इसमें बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उन्होंने ईयर याद कर रखा है, मंथ पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। सो ऐसे क्वेश्चन फंसाने वाले होते हैं। ठीक है, बताइएगा आंसर क्या होगा। तो यहां अगर मैं बात करूं तो देखिएगा क्या होगा आंसर। सभी स्टूडेंट ध्यान से क्वेश्चन देखें और बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है सितंबर 1946। ठीक है, ऑप्शन जो सी है ये आपका सही है। तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आपका 24 अगस्त 1946 को भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी, और 2 सितंबर को, कब? 2 सितंबर को, ठीक है, उनका गठन हुआ था, मतलब 2 सितंबर 1946 को। सॉरी। और इसका उल्लेखनीय, इस सरकार ने प्रधानमंत्री का पद नहीं था, और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री नहीं बल्कि उपाध्यक्ष कहा गया था। मतलब प्रधानमंत्री वाला पद तो था नहीं, तो उनको क्या कहा गया था? उपाध्यक्ष कहा गया था। चलिए, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? गोदावरी डेल्टा, गंगा डेल्टा, ठीक है, और आपका हिमालय, और ई है, सॉरी ई नहीं होगा, डी होगा, पश्चिमी तट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका गंगा, गोदावरी, हिमालय और पश्चिमी तट, ये 4 ऑप्शन है आप सभी के सामने। तो बताइएगा आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें और बताएं आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर मैं बताऊं आंसर की, तो आंसर आपका होगा गंगा डेल्टा, ऑप्शन बी गंगा डेल्टा क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं क्योंकि जानना भी जरूर है। तो भारत में अब तक कुल 7 स्रोतों में भूतापीय ऊर्जा के स्रोत पाए गए हैं। वो 7 स्रोत कौन से हैं? जैसे हिमालय है, हिमालय खंभात, ठीक है, और सोन नर्मदा ताप्ती डेल्टा, सोन नर्मदा ताप्ती डेल्टा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, सोहना है, सोहना के बाद पश्चिमी तट है, ठीक है, और गोदावरी और महानदी डेल्टा है, गोदावरी और महानदी डेल्टा है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? रॉकी, आल्प्स, हिमालय या फिर आपका एंडीज? तो यहां बताइएगा रॉकी, आल्प्स, हिमालय, एंडीज, कौन सा आंसर सही है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? सो वो है आपका एंडीज। ठीक है, एंडीज आपकी सबसे लंबी है, 7200 किलोमीटर, 7200, ठीक है, याद रखेंगे। और विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, तो एंडीज के उत्तर पश्चिम में आटाकामा मरुस्थल है। और यहाँ पे बात करेंगे तो एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांक गुआ, एकांक गुआ, याद रखिएगा।
उसके अलावा अगर हम बात करें तो लंबाई के आधार पर विश्व के 4 शीर्ष पर्वत की श्रेणी है। जैसे कौन कौन सा, तो आपका ये पहला तो हो गया आपका एंडीज, ठीक है, और इसका मैं आपको लिख देती हूँ 72, ठीक है। वहीं अगर हम सेकेंड की बात करेंगे तो रॉकी है, रॉकी पर्वतमाला, ये 4800, ठीक है। और अगर हम बात करें सेकेंड थर्ड की तो आपका हिमालय है 2400, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करेंगे आपके लास्ट तो आपका क्या है, आल्पस है, और इसका है 1200, ठीक है। तो ये 4 क्या कहते हैं शीर्ष पर्वत श्रेणी है, जो मैंने आपको क्रम बताया है उसी क्रम से याद रखेगा। पहले इंडीज, फिर रॉकी, फिर हिमालय, फिर आल्पस, ठीक। सो राइट आंसर हमने बता ही दिया, क्या है, इंडीज है। निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं? आपका ऑप्शन देखिएगा, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग और रुद्रप्रयाग। तो निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं? देवप्रयाग में, कर्णप्रयाग में, विष्णुप्रयाग में या फिर रुद्रप्रयाग में? किसकी बात की गई, भागीरथी व अलकनंदा की। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होने वाला है, सो आंसर इज देवप्रयाग, ठीक है। देवप्रयाग में आपका भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं। अगर मैं कर्णप्रयाग की बात करूंगी तो आपका अलकनंदा, ठीक है, समझ जाइएगा, लिख दे रही हूं, और पिंडर, ठीक है, ये आपका कर्णप्रयाग। मैं रुद्रप्रयाग की बात करूं तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और आपका क्या है, मंदाकिनी, क्या है आपका, मंदाकिनी, ठीक। वहीं अगर मैं बात करूं विष्णु प्रयाग की, ठीक है, तो यहाँ पे अलकनंदा व धौली गंगा, अलकनंदा आपकी व धौली गंगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होती है, इस वजह से मैं बहुत ज्यादा लिखती नहीं हूँ। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, अगर आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। देखो, मैंने देवप्रयाग की बात की तो देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां का मिलन है। कर्णप्रयाग की बात की तो अलकनंदा व पिंडार, और मैंने रुद्रप्रयाग की बात की तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा व धौली गंगा, और विष्णुप्रयाग की मैंने बात की तो अलकनंदा व मंदाकिनी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 23, निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? मतलब ये प्रावधान किया गया है कि 70% भाग पर वन होंगे। तो यहाँ पे आप बताइएगा कौन सी हैं, मालदीव है, नेपाल है, भूटान है या फिर अफगानिस्तान है। यहाँ ABC में बड़ा कंफ्यूजन हुआ है क्योंकि यहाँ पे आपका इंग्लिश का नीचे दे दिया गया है, तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा। आज के सारे ही क्वेश्चन में मुझे लग रहा है ये मिस्टेक्स है, सो उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमें क्वेश्चन से मतलब है, उसके अलावा हमें क्या ही मतलब है, ठीक है। तो सी हो गया, इसको डी कर लीजिएगा। तो मालदीव, नेपाल, भूटान या फिर अफगानिस्तान, बताइएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होने वाला है। आप सभी स्टूडेंट मेरे साथ साथ आंसर करते जाइएगा। तो यहां अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, सो राइट आंसर आपका क्या होगा, भूटान, ठीक है। ऑप्शन आपका सी है, भूटान। तो भूटान में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है। तो भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भूटान की अर्थव्यवस्था भारत पर ही आधारित है। तो भूटान भारत को विद्युत का निर्यात करता है। किसका निर्यात करता है, याद रखिएगा, विद्युत का। चले, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है, सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप पूछा गया है। तो मांजुली है, अंडमान है, लक्षद्वीप है या फिर सनसेट है। तो भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन ध्यान से देखो और बताएं आंसर क्या होगा। तो यहां अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो आई होप आप सभी ने अपना अपना राइट आंसर दे दिया होगा। सो राइट आंसर आपका है सनसेट, ऑप्शन डी, सनसेट, ठीक है। तो भारत में इस प्रश्न के हिसाब से अगर बात करें तो द्वीपों की जनसंख्या गणना 2011 के हिसाब से अगर हम बात करें तो अंडमान, ठीक है, उसके बाद आपका लक्षद्वीप, मांजुली और सनसेट, ऐसे, ठीक है। तो भारत का सर्वाधिक वाला द्वीप कौन सा है, आपका सनसेट है, याद रखिएगा, कौन सा, सनसेट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में वरिष्ठ आय निर्भरता अनुपात 2011 है 14.0%, 14.1%, 14.2% और 14.3%।
बताइएगा आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25, वरिष्ठ आय निर्भरता अनुपात 2011 की बात की गई है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी 14.2%। ठीक है, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि आयु निर्भरता अनुपात में आपके जो 64 वर्ष के ऊपर के आयु के लोग हैं, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा 15 से लेकर 64, कितना, 15 से 64 वर्ष, ठीक है, कि जो कामकाजी लोग हैं उनके निर्भरता को क्या किया जाता है, इसमें दिखाया जाता है। वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों में जहां वरिष्ठ आयु अनुपात 10.9% था, ठीक है, वहीं 2000 अगर हम 11 की बात करते हैं तो यह बढ़कर कितना हो गया है, 14.2% हो गया है। तो अगर हम 2001 की बात करेंगे तो आपका 10.9% होगा और 2011 की बात करेंगे तो 14.2% होगा। ठीक, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, असम, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं आजकल मौसम थोड़ा चेंज चल रहा है, कहीं खांसी कहीं जुकाम वगैरह बहुत हो जा रही है। सो मेरे क्लास ना लेने का रीजन सबसे बड़ा यही है कि तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं प्रॉपर तरीके से क्लास नहीं ला पा रही थी। अभी भी आप देख रहे हैं मुझे खांसी आ ही रही है बीच बीच में। सो क्लास में डिस्टरबेंस होती है, बार बार आप खांसो छींको, है ना, तो इस वजह से पॉसिबल नहीं था क्लास लेना। बट अभी मैं थोड़ा सा ठीक हूँ, इसलिए मैं लगातार क्लास लेने के लिए रेडी हूँ। सो देखिएगा, बताइएगा आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26, तो यहां अगर हम बात करें राइट आंसर की, सो राइट आंसर होगा आपका नागालैंड, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तो भारतीय राज्य जैसे आपका असम हो गया और त्रिपुरा हो गया और आपका मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, इन सभी की अपनी अपनी सीमा बनाते हैं। तो नागालैंड का जो पड़ोसी देश है वो कौन सा है, ठीक है, नागालैंड का जो पड़ोसी देश है वो है आपका म्यांमार। ठीक है, इतना याद रखेंगे, अगर आप मैप वगैरह देखेंगे तो आपको पता चलता है। तो म्यांमार मतलब बर्मा के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्यों में आपका कौन सा आता है, नागालैंड है, वहीं आपका मिजोरम है, मिजोरम के साथ साथ आपका अरुणाचल प्रदेश भी है और मणिपुर भी है। ठीक है, तो ये सब किससे बनाते हैं सीमा, आपके म्यांमार से सीमा बनाते हैं। तो पूछा क्या गया था कि कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है, सो वो कौन सा है, आपका नागालैंड है, क्योंकि ये बांग्लादेश से न बनाकर किससे बनाता है, अपने पड़ोसी म्यांमार से। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है। ऑप्शन है आपके अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल या फिर जम्मू कश्मीर। तो बताइएगा आंसर क्या होगा। तो यहां अगर हम बात करें तो ऑप्शन जो सी है केरल, ये आपका क्या है, राइट आंसर होगा केरल, ऑप्शन सी। तो अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है कहाँ पे होती है, आपके केरल में होती है। तो केरल के बाद अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, फिर सिक्किम और फिर उसके बाद आपका जम्मू कश्मीर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो निम्नलिखित में से किसी को रहस्यमयी झील कहा जाता है, मतलब किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया। रहस्यमयी झील आपके ऑप्शंस नीचे हैं, जोर पोखरी झील, डोंडी ताल झील, रूपकुंड झील या फिर रेड हिल्स झील। तो रहस्यमयी झील किसको कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहां अगर हम बात करेंगे राइट आंसर की, सो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, रूपकुंड झील। ठीक है, ऑप्शन सी यानी रूपकुंड झील आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इसकी तलहटी से सैकड़ों की संख्या में नरकंकाल मिले थे और तभी से इसे क्या कहा जाने लगा, रहस्यमयी झील कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित ग्रह युगों में कौन से बिना उपग्रह के हैं, शुक्र एवं मंगल, बुध एवं मंगल और पृथ्वी एवं बृहस्पति, बुध एवं शुक्र। तो किनके पास उपग्रह नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी बुध एवं शुक्र। ठीक है, बुध एवं शुक्र इसका सही उत्तर होगा। तो सौर मंडल के मात्र दो ऐसे ग्रह बुध और शुक्र जिसका कोई मतलब ज्ञात उपग्रह नहीं है। तो यहाँ पे याद रखेंगे ये चीज। ठीक है, तो बुध को सबसे छोटा कहा जाता है, शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन ये कहते हैं।
भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर बिहार। तो बताइएगा भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। सभी स्टूडेंट आंसर करने की कोशिश करें और बताएं आंसर क्या होगा। सो राइट आंसर इज यूपी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन जो बी है उत्तर प्रदेश, ये आपका क्या है, सही उत्तर है। तो ये रहे आज की आपकी सीरीज में 30 क्वेश्चन, और ये 30 के 30 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई है उनको भी ध्यान से सुना करिए, क्योंकि वो भी आपके लिए वर्क करेगा। बेसिकली कई बार क्या होता है कि जो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके अलावा उसकी डिटेल से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो डिटेल्स भी हमको थोड़ा बहुत जाननी जरूरी है। हालांकि हम रैपिड तरीके से आज हमने क्वेश्चन किए हैं, बहुत ज्यादा हमने समय नहीं लिया है, फिर भी आप ये जो क्लासेस हैं उनको लगातार देखो। और जो मैंने पिछली क्लासेस आपको दी हैं, वो चाहे जनगणना से संबंधित हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह, आप सभी क्लासों को देखिए, क्योंकि उनसे एक एक क्वेश्चन फंसने की उम्मीद है। और वही अगर हम बात करें तो आपके हिंदी सेक्शन में जो मैंने आपको कराए हैं क्वेश्चन, उनको भी आप लगातार देखें। जब तक आप पूरी क्लासेस अच्छे से नहीं देखेंगे, आपकी तैयारी और बेहतर नहीं हो पाएगी। सो यहाँ पे जितना मेरी तरफ से कोशिश होती है उतना आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि टीचर कुछ नहीं कर सकता स्टूडेंट के बिना, ये आप भी जानते हैं, है ना। एग्जाम आपको देना है, माइंड में क्वेश्चन आपके बसने चाहिए। हम जितना भी पढ़ा लें, लेकिन अगर आप वो पढ़ेंगे ही नहीं तो कोई फायदा उसका नहीं होने वाला। तो मैं आपसे बार बार इसी चीज पे रिक्वेस्ट क्यों करती हूँ, तो मैं इसी वजह से करती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो वो याद नहीं होता, लेकिन जब हम उन क्वेश्चनों को कई बार देखते हैं ना तो हमें वो चीजें क्या हो जाती, परमानेंट याद हो जाती है ना। तो इस वजह से आप उन क्वेश्चनों को चाहे आप फास्ट तरीके से देख लें, जैसे भी देख लें, दोबारा जरूर देखें ताकि आपको याद हो जाए। सो ये रही आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप स्टूडेंट आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट सीरीज के साथ। सो अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा, और ये अगर क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।